देखो, अगर आप AI प्लस नोवा 2 5G स्मार्टफोन लेने सोच रहे हो तो शायद आपने इसके काफी सारे रिव्यूज ऑलरेडी देख लिए होंगे या पढ़ लिए होंगे, और ऑनेस्टली उनमें से ज्यादा जो रिव्यूज है वो एक ही चीज करते हैं, स्पेक्स पढ़ते हैं, फीचर्स बताते हैं और एंड में बोल देते हैं कि ये अच्छा फोन है। लेकिन मुझे लगता है लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि AI प्लस नोवा 2 अच्छा फोन है या नहीं, क्योंकि 2 महीने के यूसेज के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये फोन बुरा नहीं है। बट असली सवाल ये है, क्या ये फोन करंट मार्केट में अपनी प्राइस डिजर्व करता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रिव्यू को शूट करने से पहले मेरा वर्डिक्ट कुछ और था, लेकिन एक चीज जो मैंने चेक की बाद में, तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो चुका है। और वही चीज आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात, मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ AI प्लस नोवा 2, ये 6GB 128GB वेरिएंट है और जो फ्लिपकार्ट पर लगभग 14,000 रुपये का है। तो अगर आप 4G वेरिएंट देख रहे हो या लेनी सोच रहे हो तो उसकी जो मल्टीटास्किंग जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें रैम ज्यादा है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आज आपको स्पेक्स नहीं पढ़ाने वाला, मैं बताऊंगा कि 2 महीने के बाद मुझे क्या पसंद आया, क्या इरिटेट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आज आपको ये स्मार्टफोन लेना हो तो उसको खरीदना चाहिए या नहीं। वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि मेरा फाइनल वर्डिक्ट शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। तो मैं नाम है राज, आप देख रहे हैं ज्ञान बाइट्स, और आज मेरे पास है AI प्लस का नोवा 2 5G, जिसकी काफी डिमांड थी लोगों से, लोगों ने काफी बार करी इसका रिव्यू लेके आओ, तो आज मैं फाइनली इसके साथ आ चुका। तो बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी। पहले तो ये AI प्लस का जो स्मार्टफोन है ये पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, ब्लैक फिनिश का वेरिएंट मेरे पास है। इसकी जो बैक साइड है पूरी ग्लॉसी है और उस पर जो थोड़ा ग्लिटरिंग आपको फिनिश मिलेगा, और सच में अपने प्राइस के हिसाब से दिखने में थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो बैक साइड है वो काफी सारे फिंगरप्रिंट्स को और डस्ट को भी अट्रैक्ट करती है, जो अगर बिना कवर के आप यूज कर रहे हो तो कुछ दिन में काफी बुरा लगता है। उसको आपको हमेशा क्लीन करते रहना पड़ेगा अच्छा दिखने के लिए। और अगर आप बैक साइड देखोगे तो वहाँ पे आपको कैमरा जो मॉड्यूल है वो आपको ना ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिख रहा होगा, बट एक्चुअली जो लेफ्ट साइड के 2 कैमरा सब वही काम करते हैं। और जो साइड में ये सिर्फ फ्लैश है और उसके ऊपर जो ये बना ये खाली डिजाइन है, कैमरा नहीं है, लेकिन दूर से आपको देखने में लगेगा कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है, वो थोड़ी सी गिमिक है। एक्चुअली इसमें 2 ही लेंसेज हैं, साथ में जो थर्ड वन है वो फ्लैश है और जो ऊपर है वो खाली डिजाइन है। साइड में इसको आपको रेड एक्सएम का पावर बटन मिलेगा जो काफी अलग उभर के आता है। आपकी ब्लैक कलर की बॉडी है उसमें रेड कलर अलग दिखता है, और सेम बटन नीचे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जो काफी इंप्रेसिव है। एक टच में अनलॉक करता है फोन, और मेरे यूसेज के दौरान मुझे कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और साथ में इसमें फेस अनलॉकर भी है जो फेस काफी अच्छे से डिटेक्ट करता है, यानी कि 10 में से 8 बार आपका फेस बिना किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके आपको फोन अनलॉक कर देगा। और इसके अलावा 2 प्रॉब्लम है, एक ये कि फोन भारी है, 205 ग्राम का फोन है, और इसमें जो मोटाई है इसकी वो 8.7 mm की है, जो कि इसकी बैटरी की वजह से अगर आपके हाथ छोटे हैं या तो किसी वुमेन को ये फोन यूज करना है तो उस केस में वो वन हैंडेड में काफी ऑकवर्ड फील करेगा जब आप इसको यूज करेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें IP64 रेटिंग मिलती है, मतलब 10 वगैरह या पानी के छींटे वगैरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पानी में डुबा दो। इसका जो डिस्क्रिप्शन है 6.74 इंच का है, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, इसमें रेजोल्यूशन जो है HD+ है, फुल HD नहीं है, नॉर्मल यूज में टेक्स्ट और वीडियो साफ दिखेंगे। फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको स्क्रीन गार्ड मिलेगा और साथ में सिलिकॉन कवर भी मिलेगा जो कंपनी आपको इसके बॉक्स में प्रोवाइड करती है, तो कि बिना पैसे खर्च किए आपको बॉक्स में आपको स्क्रीन गार्ड और साथ ही साथ आपको कवर मिल जाता है। आउटडोर ब्राइटनेस की बात करें तो थोड़ा कमजोर है, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो सिर्फ 600 निट्स की है। धूप में स्क्रीन काफी मुश्किल दिखती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा देखने के लिए अगर आप धूप में इसको यूज कर जा रहे हैं तो। इसका स्पीकर सिंगल बॉटम फायरिंग है, लाउड है लेकिन फ्लैट है और हाई वॉल्यूम पे क्रैकल करता है, यानी कि अगर आप भीड़ भाड़ में या फिर कहीं पे शोर शराबे में हो तो आपको ऑडियो सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट अच्छी बात यह है कि इसमें ईयरफोन का जैक देगा 3.5 mm का, तो अगर आप ईयरफोन यूज करते हैं वायर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अदरवाइज वो लाउडनेस और क्लैरिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलती स्मार्टफोन में। तो सबसे बड़ा सरप्राइज जो मुझे स्मार्टफोन में लगा वो एक्चुअली में इसकी बैटरी तो इसका प्लस पॉइंट है, पर इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस थी। तो जब मैंने पहली बार सुना इसके अंदर यूज का TA200 नाम का चिपसेट है, तो मैंने सोचा था क्या ही होगा, ये बजट स्मार्टफोन है, इसमें क्या ही एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ यूसेज में फोन एक्सपेक्टेड से काफी बेटर निकला। और एक चीज जो जनरली सरप्राइजिंग ये थी कि इस रेंज में जो बाकी स्मार्टफोन है वो स्नैपड्रैगन फोन Gen 2 या Dimensity 6300 चिपसेट यूज करते हैं, पर उसके कंपैरिजन में ये नोवा 2 स्लगिश नहीं फील हुआ। और एक्चुअली जो यूनिसॉक का T8200 प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 4 Gen और Dimensity 6300 से दोनों से बेटर परफॉर्मेंस दी है स्मार्टफोन ने इसमें, और इसी वजह से नोवा 2 जो है वो स्लगिश फील नहीं करता। अदरवाइज बजट स्मार्टफोन सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही आप इसमें मल्टीटास्किंग करते हैं तो फोन ऐसा लगता है सर्वाइव कर रहा हो और बड़ी मुश्किल से काम करता है। पर इस स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और क्रोम के मल्टीपल टैब खोलने के बावजूद भी फोन काफी अच्छे से चीजों को हैंडल करता है। पर हाँ, जैसे आप हैवी मल्टीटास्किंग करोगे, बहुत सारे एप्स खोलोगे, बैकग्राउंड में चलेंगे, तो लिमिटेशन साफ दिखेगी स्मार्टफोन में। और एक बात और साफ बोल देता हूँ मैं, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन नहीं बना
चलाना, BGMI और कॉल ड्यूटी आप लो सेटिंग में खेल रहे हो तो चलेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं तो उस केस में ये स्मार्टफोन आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। लेकिन डेली यूसेज के लिए परफॉर्मेंस जनरली एक्सपेक्टेड से बेटर थी, और यहाँ पर मुझे लगता है जो AI क्लस ने प्रोसेसर का सिलेक्शन किया वो सही किया है बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने भी कहा कि इसका जो प्लस पॉइंट वो बैटरी है, तो अगर हम बैटरी की बात करते हैं इसके अंदर मिलती है आपको 6000 mAh की बैटरी, और उसके कंपनी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि जो प्रॉमिस किया गया है वो रियल लाइफ में भी बैटरी के सेक्शन में डिलीवर हो रहा है। एक रियल एग्जांपल देता हूँ, मैं एक शॉर्ट ट्रिप पे गया था और चार्जर घर पे रह गया था। नॉर्मली उस मोमेंट में ना पैनिक शुरू हो जाता है कि फोन कितना बचेगा, कितना चलेगा, चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन नोवा 2 में सरप्राइजिंगली पूरा नेक्स्ट डे दिन भर निकल गया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो पूरे दिन स्मार्टफोन यूज करता है सिर्फ अपने मैसेजेस चेक करने के लिए, व्हाट्सएप, यूट्यूब को स्क्रॉल करने के लिए, और साथ में भी लाइक गेम्स के लिए और कुछ फोटोज के लिए, तो आपका ये 1.5 से 2 दिन निकाल देगा स्मार्टफोन बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, ट्रैवलर हो या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हो जो दिन भर बाहर रहते हैं, उनके लिए जनरली स्मार्टफोन काफी यूजफुल होगा। और अगर आप मुझसे पूछें कि AI प्लस नोवा 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं यही बोलूंगा कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही इसकी बैटरी है। तो जनरली ये स्मार्टफोन अपने प्राइस रेंज में बैटरी में बेस्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बजट फोन्स में यूजुअली फोन ऑन करते ही आपको रैंडम ऐप्स को अनइंस्टॉल करना पड़ता है, और यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा। से कुछ ऐप्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपको खुद से इसको अनइंस्टॉल करना पड़े, और इसी वजह से AI प्लस काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा। रिसेंटली काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने क्लेम किया कि इसके अंदर जो कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो चाइनीज़ है, कंपनी कहती है कि हम प्राइवेसी लेके आ रहे हैं, हम मेड इन इंडिया है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो डेटा है वो इंडिया में रहेगा। पर अगर वो ऐसा है तो इसमें कुछ जो सॉफ्टवेयर है वो चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, तो काफ़ी सही कंट्रोवर्सी हुई। और वो चीज़ मैंने फेस किया जब मैंने फ़ोन ऑन किया, तो इसमें कुछ ऐप्स थे जैसे कि फ़ोन क्लोनर हो गया, 2 ऐप और थे जो चाइनीज़ थे, वो तो मैंने ऑन करती है अनइंस्टॉल कर दिया। और कंपनी ने दावा किया था कि हम आगे अपडेट्स देंगे जिससे ये जो ऐप्स हैं अपने आप रिमूव हो जाएंगे। आई डोंट नो वो कब आएगा, बट अगर आएगा तो अच्छी बात है। और अगर आप उन ऐप्स को निकाल के तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है UI का काफ़ी सिंपल है, अननेसेसरी कोई फ्लैशी थिंग नहीं है इसमें। इसका जो UI है वो थोड़ा कलर ओवर जैसा दिखता है, और इसमें जो एनिमेशन है वो भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और कभी कभार हल्का हल्का ये शटरिंग भी करता है, लेकिन ओवरऑल क्लीन है और स्मूथ है। और इसके साथ साथ मिलता है आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड जो रियल टाइम में बताता है कि आपका कौन सा ऐप क्या डेटा एक्सेस कर रहा है। ये प्राइवेसी कॉन्शियस यूजर्स के लिए बनाया गया है, बट मेरे लिए लिख अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जो रोज़ अपना काम कर रहा है वो बार बार वो डैशबोर्ड या विजिट चेक नहीं करने वाला कि इसमें कौन सा ऐप क्या यूज़ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉमन यूज़र के लिए मायने रखता ही नहीं कि नेक्स्ट प्राइवेसी डैशबोर्ड है कि नहीं है। और इससे अच्छा तो ये होता है कि ये नेक्स्ट प्राइवेसी जो डैशबोर्ड जो है ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में काम करता हो और ये नोटिफिकेशन दे देता है कि यूज़र को कौन सा ऐप क्या यूज़ कर रहा है, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती तो उसको ब्लॉक कर रहा था। कुछ ऐसा करता तो ज़्यादा बेटर था, बल्कि सिंपली एक डैशबोर्ड दे के उसको प्राइवेसी बोल देना वो गले से उतरता नहीं है। बाकी इसमें मिलता है आपको Android 16 जो इस रेंज में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्मार्टफोन इस बजट सेगमेंट में भी Android 16 प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे जो ये AI प्लस करवा पा रहा है। लेकिन जितना क्लटर मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना यहाँ देखने को नहीं मिला, और ये एक अंडररेटेड पॉजिटिव पॉइंट है स्मार्टफोन के लिए। यहाँ पे मैं हाइप नहीं करूँगा। 50 मेगापिक्सल जैसा कैमरा मिलता है आपको जो दिन की रोशनी में अच्छा काम करता है। आप बाहर हो, आप ब्राइट लाइट में, जो शॉट्स है वो काफ़ी शार्प होंगे, कलर थोड़े से फेड दिखते हैं जो हालांकि कॉन्ट्रास्ट ठीक से ठीक किए जा सकते हैं। डायनामिक रेंज एवरेज है, हाईलाइट्स लो कर देता है अगर आप ब्राइट लाइट में हो। कैमरा डे टू डे चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। इसको जो फ्रंट कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है, और बाकी बजट फोन के हिसाब से ये भी डे लाइट में काफ़ी अच्छी फोटो लेता है। कलर डिसेंट है, सोशल मीडिया फैमिली फोटोज के लिए परफेक्टली फाइन है, और सेल्फीज भी ठीक है। लेकिन लो लाइट में ये बजट फोन वाली रियलिटी सामने आ जाती है, नॉइज बढ़ जाती है, डिटेल्स काफी कम हो जाती है, और नाइट मोड भी आपको कुछ खास हेल्प कर नहीं पाता है। और एक चीज है जिसने मुझे बेस्ट किया वो है इसकी कैपेबिलिटी 4K वीडियो शूट करने की 30 FPS पे, जो कि इस सेगमेंट में वो काफी रेयर देखने को मिलती है। ओवरऑल कैमरा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर कैमरा मेरी नंबर में प्रायोरिटी होती तो AI प्लस नोवा 2 को मैं फर्स्ट रिकमेंडेशन कभी नहीं देता। अब आते हैं उस चीज पे जिसने जनरली मुझे काफी इरिटेट किया कि स्मार्टफोन के अंदर आपके पास 6000 mAh की बैटरी है और 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर मिलता है सिर्फ आपको 10 वॉट का चार्जर। सीरियसली, क्योंकि इसके चार्जर से स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए कम से कम आपको 3.5 घंटे लग जाएंगे। मतलब कि अगर आपका स्मार्टफोन 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप बॉक्स में 18 वॉट दो ना यार, 10 वॉट क्यों दे रहे हो। तो अगर आपको स्मार्टफोन को थोड़ा फास्ट चार्ज करना है तो आपको अलग से 18 वॉट का चार्जर लेना पड़ेगा, जो कि स्टिल 3 घंटे तो आराम से खा जाएगा आपकी बैटरी फुल चार्ज करने के लिए। और इस फोन को रिव्यू करते हुए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने इसका
प्राइस रिसेंटली चेक किया फ्लिपकार्ट पे, जो कि 6GB वेरिएंट का था 14,000 रुपीज़। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस 10,000 के आसपास बताया गया था, बट अभी का जो प्राइस है वो 14,000 रुपये। और ऑनेस्टली यही वो मोमेंट है जहाँ पे मेरा फाइनल वर्डिक्ट चेंज हो चुका है, क्योंकि फ़ोन का जो प्राइस है वो जैसे ही 14,000 के सेगमेंट में आता है तो इसके जो कॉम्पिटिटर है वो बढ़ जाते हैं, और जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छे ऑलरेडी मार्केट में है। तो इसलिए मुझे लगता है ये सेक्शन है वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अगर मेरी जो प्रायोरिटी है वो कैमरा है और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते तो मैं सैमसंग गैलेक्सी S16 5G शॉर्टलिस्ट करता अपने लिए, जो कि AI+ 5G नोवा के प्राइस के आसपास है, बट आपको वहाँ पे फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और जो सैमसंग 6 साल का अपडेट देता है वो अलग, और सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर ट्रस्ट है वो AI+ से काफ़ी आगे है। और अगर मेरी प्रायोरिटी डिस्प्ले, कैमरा और फास्ट चार्जिंग होती तो मैं पोको M7 Pro 5G देखता। थोड़ा सा ऊपर है उसका प्राइस लगभग 15,000 के, पर आपको उसमें भी FHD+ डिस्प्ले, 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग और OIS कैमरा मिलता है। और चार्जिंग के मामले में ये स्मार्टफोन जो है पोको का वो नोवा 2 को काफ़ी पीछे छोड़ देता है। लेकिन अगर मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी बैटरी होती तो ऑनेस्टली A+ नोवा 2 अभी भी इस रेस में से आगे है, और ये बात इस फोन के फेवर में जाती है। तो बैटरी में ये जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो किसको ये फोन खरीदना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हो, आपको रिलायबल बैटरी चाहिए और मोस्टली सोशल मीडिया, यूट्यूब और डेली एप्स यूज करते हो, और आपको एक प्रैक्टिकल फोन चाहिए जो रोजमर्रा काम बिना ड्रामा किए कर दे, तो AI+ नोवा 2 आपके लिए सेंसिबल स्मार्टफोन बनता है, स्पेशली अगर बैटरी आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो। लेकिन अगर आप कैमरा फोकस यूजर हो, या बेस्ट डेली एक्सपीरियंस चाहते हो, या फास्ट चार्जिंग के आदी हो, या लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर ट्रस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो ऑनेस्टली मार्केट में और ऑप्शंस भी है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो 2 महीने यूज करने के बाद AI+ नोवा 2 5G फोन अच्छा है। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, यदि या तो कहते हैं कि फोन बहुत अमेजिंग, या कंप्लीटली इसको रिजेक्ट कर देंगे, पर रियलिटी कहीं उसके बीच में होती है। कुछ इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो पसंद आई, बैटरी बहुत पसंद आई, डेली यूसेज अच्छा लगा, और सॉफ्टवेयर भी एक्सपेक्टेड से क्लीन लगा। लेकिन कोई भी स्मार्टफोन जब मार्केट में लॉन्च होता है उसे कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और यही वो जगह है जहाँ पे AI+ नोवा 2 स्ट्रगल करता है, क्योंकि इस बजट में मुझे बेटर डिस्प्ले मिल सकती है, बेटर कैमरा मिल सकता है, बेटर चार्जिंग मिल सकती है, और कुछ केसेस में बेटर सॉफ्टवेयर ट्रस्ट भी मिलता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसलिए मेरा फाइनल जो बजट है वो थोड़ा अनयूजुअल है। अगर आप मुझसे पूछो कि AI+ नोवा 2 फोन अच्छा है या नहीं, तो मेरा आंसर है हाँ, फोन अच्छा है। लेकिन अगर आप ये पूछो कि 14,000 रुपये देखिए ये स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो मेरा आंसर है नहीं, कि इस प्राइस से मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और यही AI+ नोवा 2 की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो इसमें आपको मोटोरोला, सैमसंग और पोको इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे और अल्टरनेटिव बेटर ऑप्शन दे सकते हैं। तो AI+ नोवा 2 5G स्मार्टफोन खराब नहीं है, बट इसकी जो प्राइसिंग है वो गलत है। अगर ये स्मार्टफोन आपको 10,000 का मिलता है तो ये बेस्ट चीज होगी। उस केस में आप आंख बंद करके बिना सोचे समझे ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में सबसे बेटर स्पेसिफिकेशन और वैल्यू टू मनी ये स्मार्टफोन ऑफर कर रहा होगा। तो ये था क्विकली रिव्यू स्मार्टफोन का कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके साथ में। बाकी आप कमेंट में बताओ अपना ओपिनियन, और अगर आपको इस स्मार्टफोन के बारे में कोई और डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में लिखना, और मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा।